अध्याय 129 कविता में बदलाव। रोहित ने कविता की ओर देखा तो उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। पिछली बार स्कूल में हुई अलौकिक घटना और फिर उस घोस्ट इन्फेंट भूत शिशु की घटना के बाद वह उससे काफी परिचित हो गया था। उसने सोचा था कि जब उसने उस घोस्ट इन्फेंट का घोस्ट स्लेव मार्क भूत दास निशान हटा दिया था तो सब ठीक हो गया होगा, खासकर इसलिए क्योंकि अगर कोई समस्या होती तो कविता के पिता राजीव उसे जरूर फोन करते। हालांकि इस बार जब रोहित ने कविता को दोबारा देखा तो उसे लगा कि वह लगभग एक अलग ही इंसान बन गई है। उसकी त्वचा बिना खून के एकदम पीली थी, जो एक लाश की तरह ठंडी और डरावनी आभा और दे रही थी। उसमें एक जीवित इंसान की कोई रौनक नहीं थी। वह निस्तेज और बेजान दिख रही थी। लेकिन क्योंकि कविता एक युवा लड़की थी इसलिए उसकी यह बेजानता थोड़ी छुपी हुई थी। आखिरकार महिलाएं स्वभाव से थोड़ी शांत और सौम्य दिखती हैं, इसलिए सड़क पर लोग बस यही सोचते थे कि वह एक शांत स्वभाव वाली लड़की है, न कि उसे लाशों या मौत से जोड़कर देखते थे। आखिरकार वह ऊपर से तो बिल्कुल सामान्य ही दिख रही थी। राजीव अंकल, कविता ऐसी कैसे हो गई? अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? रोहित ने पूछा। राजीव एक पल के लिए हक्के बक्के रह गए, फिर दुख भरे अंदाज में बोले, बुरा लगने की कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी आपसे इस बारे में आपकी राय लेना चाहता था। पहले तो कविता काफ़ी सामान्य लग रही थी तो मैंने सोचा कि सब ठीक है और आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में मैंने उसके शरीर में कुछ अजीब सी बात देखी और कुछ और नहीं सोचा, बस उसे अस्पताल ले गया। कुछ समय टालने, दवा लेने और कोई सुधार न होने के बाद उसकी माँ और मुझे लगने लगा कि कविता के साथ कुछ बहुत गलत हो सकता है। इसलिए इस क्लास रियूनियन के दौरान मैं कविता को यहाँ लाया ताकि इस मौके पर आपसे पूछ सकूं कि आखिर उसे क्या हो रहा है। रोहित की नज़र कविता से हट गई। हालांकि वह डॉक्टर नहीं था, वह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि उसके शरीर में क्या बदलाव हो रहे थे, लेकिन अगर वह गलत नहीं था तो इन सब का कारण शायद वही घोस्ट स्लेव मार्क था जो उसने कविता पर छोड़ा था। उसने उसकी कलाई पर बने लाल आंख के निशान को देखा। यह एक 3D टैटू की तरह सजीव लग रहा था, जैसे उसकी कलाई पर सचमुच एक आंख हो। जितना आप उसे देखते उतनी ही आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती। क्या आप मुझे कविता की शारीरिक स्थिति के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? रोहित को यह जानना जरूरी लगा कि यह घोस्ट स्लेव मार्क एक सामान्य इंसान में क्या बदलाव ला सकता है। पहले कविता बिल्कुल सामान्य थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में वह अजीब व्यवहार करने लगी। वह बिना किसी कारण के खोई खोई रहती, बड़बड़ाती और आपका नाम लेती थी। राजीव ने एक लंबी सांस लेते हुए पुरानी घटनाओं को याद किया। मेरा नाम? रोहित कुछ हैरान था। हाँ, मुझे इसका सही कारण नहीं पता। मैंने डॉक्टर से पूछा, जिसने कहा कि कविता को बहुत बड़ा सदमा लगा था और शायद इसलिए कि आपने उसे बचाया था, उसकी आपके प्रति गहरी छाप थी। रोहित ने पूछा, उसके बाद क्या हुआ? राजीव ने आगे कहा, कुछ ही समय बाद कविता को रात में नींद में चलने की आदत हो गई। मुझे इसका तब पता चला जब मैं काम से घर आ रहा था और मैंने उसे दरवाजे पर अपना सिर मारते हुए सुना। मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ, लेकिन आधी रात के आसपास वह अचानक आंखें बंद करके नींद में चलने लगती, अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती। पहले तो मैंने दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया, इस डर से कि कविता नींद में कहीं खो न जाए। लेकिन एक बार उसकी माँ और मैंने रात में दरवाज़ा खुला छोड़कर प्रयोग करने की कोशिश की। उस बार कविता नींद में घर से बाहर निकल गई, यहाँ तक कि सीढ़ियों से नीचे उतरकर सोसाइटी से बाहर भी चली गई, बिना किसी मंजिल के सड़क पर चल रही थी। मैंने और हिम्मत नहीं की और मुझे ज़बरदस्ती कविता को वापस घर लाना पड़ा। इस बात पर वह रुका, अपने बगल में खड़ी पीली पड़ी कविता की ओर देखा और आगे बढ़ा। मैंने सोचा कि कविता पर ज़रूर कोई मानसिक दबाव होगा, इसलिए मैं उसे जांच के लिए अस्पताल ले गया। और डॉक्टर ने पाया कि कविता की दिल की धड़कन लगातार कम हो रही थी। एक सामान्य इंसान के दिल की धड़कन औसतन 75 बीट्स प्रति मिनट होती है, लेकिन कविता के दिल की धड़कन जब पहली बार मापी गई तो वह सिर्फ 40 के आसपास थी। यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, अचानक मौत का खतरा है और यह हर दिन घट रही है। कल ही उसके दिल की धड़कन सिर्फ 20 बीट्स प्रति मिनट थी और आज ये सिर्फ 10 के आसपास हो सकती है। डॉक्टर अब उसका इलाज करने की हिम्मत नहीं करता। ऐसी दिल की धड़कन सैद्धांतिक रूप से एक जीवित इंसान के लिए संभव नहीं है। चिकित्सा की दृष्टि से 20 बीट्स प्रति मिनट एक ठंडे खून वाले जानवर की धड़कन है। अगर यह किसी इंसान में होती है तो सिर्फ एक ही संभावना है, यह एक ऐसा शरीर है जिसकी अभी अभी मौत हुई है। इन शब्दों पर रोहित की भावभंगिमा में हल्का सा बदलाव आया। वह चिकित्सा के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन राजीव ने जो कहा उससे वह स्थिति को समझ सकता था। एक इंसान जिसके जीवन के संकेत वाइटल साइंस ये बता रहे थे कि उसे जीवित नहीं होना चाहिए, फिर भी वह जीवित था, चलने फिरने में सक्षम था। ये वाकई अविश्वसनीय था। एक बहुत कम दिल की धड़कन का मतलब है कम शरीर का तापमान, धीमी चयापचय, मेटाबॉलिज्म और पूरे शरीर में रक्त का धीमा प्रवाह। कोई आश्चर्य नहीं कि कविता इतनी पीली और ठंडी लग रही थी। क्या इसके अलावा कुछ और भी है?
रोहित ने अंत में पूछा। राजीव ने जवाब दिया, ये स्थिति पहले ही बहुत खराब है। अगर कविता की हालत ऐसी ही रही तो उसका दिल शायद जल्द ही धड़कना बंद कर देगा। अगर ऐसा होता है तो क्या मेरी बेटी अभी भी इंसान है? ये कहने के बाद उस बड़े आदमी के चेहरे पर डर और घबराहट दिखाई दी। एक बेटी जिसका दिल धड़क नहीं रहा, क्या यह एक इंसान है या एक भूत? राजीव अंकल को उस समय इस स्थिति पर विचार कर लेना चाहिए था। रोहित ने गंभीरता से कहा, उस घोस्ट इन्फेंट से छुटकारा पाने के लिए एक कीमत चुकानी थी और मैंने पहले ही कीमत के बारे में बता दिया था। लेकिन ये कीमत बहुत ज्यादा है, राजीव ने कुछ पछतावे के साथ कहा। रोहित ने जवाब दिया, यह उस समय उस घोस्ट इन्फेंट द्वारा खाए जाने से तो बेहतर है। कम से कम आपके पास अभी भी एक बेटी है, वह अभी भी जीवित है, बस उसकी शारीरिक स्थिति थोड़ी जटिल है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, कविता इंसान है। कम से कम जब तक मैं मर नहीं जाता। जब तक वह जीवित था कविता जीवित रह सकती थी। एक बार जब वह मर जाता तो कविता पूरी तरह से एक घोस्ट स्लेव में बदल जाएगी। वह अपनी सभी जीवन की निशानियां और चेतना भी खो देगी। इसलिए रोहित को यकीन था कि कविता भविष्य में इसी स्थिति में जीवित रहेगी। क्या यह एक घोस्ट स्लेव है? उसने पीली पड़ी कविता की ओर देखा। इस समय कविता ने रोहित को एक हल्की मुस्कान दी जो सामान्य लग रही थी। नहीं, रूपांतरण पूरा नहीं हुआ है, घोस्ट स्लेव नहीं है। हालांकि जीवन के संकेत कमजोर हैं, इंसान होने का सार नहीं बदलेगा, रोहित ने मन ही मन सोचा। जहां तक भविष्य में अन्य बदलावों का सवाल था उसे यकीन नहीं था। आगे और निरीक्षण की जरूरत थी। घोस्ट स्लेव, ये सही तौर पर जितना दिखता था उससे कहीं ज्यादा था। रोहित पहले भी स्कूल में घोस्ट स्लेव्स से मिल चुका था, जैसे डोर नॉकिंग घोस्ट का घोस्ट स्लेव जो एक भयानक भूत से लगभग अलग नहीं था। तुम लोग इतनी देर तक क्या बातें कर रहे हो? मैंने अभी पास के होटल में एक निजी कमरा बुक किया है। चलो पहले खाना खाते हैं और बाद में मैं तुम्हें केटीवी की पार्टी दूंगा। जब रात हो जाए तो तुम समझ गए ना? केशव इस समय वहां आया, जो अविश्वसनीय रूप से फुहर लग रहा था। उसके घर में भूतों के होने की संभावना का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। रोहित ने कहा, हम ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, बस राजीव अंकल के साथ स्कूल की कुछ बातें कर रहे थे। वैसे सब आ गए? क्या हम बस कुछ ही लोग हैं? केशव ने जवाब दिया, टीशा थोड़ी देर में आ जाएगी। प्रवीण, वह लड़का 5 दिन पहले ही भाग गया, दूसरे राज्य में चला गया। वह निश्चित रूप से नहीं आ रहा है। वह लड़का बहुत ही धोखेबाज है, हमें अब बता रहा है। पहले तो वह कहता था कि वह निश्चित रूप से आएगा। रोनित के परिवार में कोई इमरजेंसी आ गई थी, वह अंतिम संस्कार के लिए अपने गृहनगर वापस चला गया है। मैंने सुना कि उसके दादा दादी का गांव में एक दुर्घटना में निधन हो गया। पता नहीं ये सच है या नहीं, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो अपने परिवार के जीवन और मृत्यु के बारे में मजाक करे। मैं इस बार उस पर भरोसा करूंगा। तो इस मीटिंग के लिए हम बस 5 लोग हैं। राजीव अंकल, क्या आप आ रहे हैं? राजीव मुस्कुराए, मैं कविता के साथ आया हूं। ये युवाओं के मामलों में दखल देने की मेरी जगह नहीं है। कविता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत फोन करना, मैं वहीं आ जाऊंगा। हालांकि उनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि कविता बाहर आए, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसी सभा जरूरी थी। दूसरों से मिलने जुलने के लिए नहीं, बल्कि रोहित के साथ रहने के लिए, क्योंकि यह व्यक्ति असाधारण था। रोहित, क्या तुम मेरी कविता का ध्यान रख सकते हो? रोहित ने जवाब दिया, राजीव अंकल चिंता न करें, हम सब यहाँ हैं, कविता को कुछ भी नहीं होगा। आपकी बात सुनकर मुझे शांति महसूस हुई। तो मैं चलता हूँ। कविता, तुम्हें अपने सहपाठियों के साथ ज्यादा बात करनी चाहिए, तुम हाल ही में बहुत शांत हो गई हो, जो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। राजीव ने एक और चेतावनी दी, फिर अपनी गाड़ी चलाकर चले गए। क्या कविता बीमार है? जैसे ही वह गया, केशव ने फिर उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने अभी जो कहा गया वह नहीं सुना? रोहित ने पूछा। केशव ने जवाब दिया, मैंने सुना। फिर भी तुम मुझसे पूछते हो? मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया, केशव ने कहा। ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है। मुझे ये साफ नहीं है कि कोई समस्या है या नहीं। ये कहने के बाद उसने लाचारी में अपने हाथ फैला दिए। तो फिर कोई समस्या नहीं है, रोहित ने कहा। अध्याय 130, अध्याय 5, कटोरी और चॉपस्टिक। होटल में एक बड़े निजी कमरे में, जिसमें 20 से 30 लोग बैठ सकते थे, केवल 5 लोग थे, रोहित, केशव, पिंकू और कविता। मेज पर महंगे व्यंजनों से भरी होने के बावजूद माहौल बेहद नीरस था, यहाँ तक कि सेवाकर्मी भी इसे अजीब मान रहे थे। क्या इतने कम लोगों को वास्तव में खाने के लिए इतनी बड़ी मेज की जरूरत है? इतने सारे व्यंजनों के साथ हम सब इसे खत्म नहीं कर सकते, ये बहुत बर्बादी है, रोहित ने कहा। केशव ने आह भरी। 40 से अधिक छात्रों की एक कक्षा से, जो 3 साल तक साथ रहे, पलक झपकते ही केवल 7 बचे। और यार, उन 7 में से भी 2 नहीं आए और एक देर से है। मैं अंदर से दुखी महसूस कर रहा हूँ और हाल ही में मैं बहुत चिंतित हूँ, जैसे कि मैं किसी भी पल मर जाऊंगा।
रोहित, तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक दिन अचानक मर जाऊंगा? ये सब किस्मत की बात है, अगर हम किसी भूत से नहीं टकराते तो बाकी सब ठीक है। रोहित ने आगे कहा, भूत से मिलना भी जरूरी नहीं कि मौत का मतलब हो। क्या हम अभी भी जिंदा और ठीक नहीं हैं? ज्यादा चिंता मत करो, बस अपना ताबूत और कब्र का पत्थर पहले से तैयार कर लो, तुम्हें उनकी जरूरत कभी न कभी पड़ेगी। तुम जो कह रहे हो उसमें कुछ तुक है, केशव ने जवाब दिया। एक तरफ पिंकू ने कहा, वैसे क्या तुम लोगों ने पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में कोई खबर देखी है? नहीं, वह सब क्यों देखना है? वह डरावना है। घर पर रहकर खेल खेलना बेहतर है, केशव ने जवाब दिया। पिंकू ने थोड़ी देर के लिए खामोशी साध ली, फिर कहा, मैं पैरानॉर्मल घटनाओं से संबंधित खबरों और फोरम पर नजर रख रहा हूँ। मैंने पाया है कि भूत से मुठभेड़ केवल हमारे लिए ही नहीं है, देश भर में भूत दिखने और पैरानॉर्मल घटनाएं हुई हैं और कई जगहों को घेर लिया गया है। हमारे इलाके को ही ले लो, कई जगहों को सील कर दिया गया है। मैं देखने भी गया हूँ। हमारे स्कूल के अलावा केशव की तस्वीर से आवासीय क्षेत्र, शहर के बाहर राजमार्ग का एक हिस्सा और रेनमिक पार्क को भी अवरुद्ध कर दिया गया है। वे जगहें अब तक बंद हैं और पहरेदार खड़े हैं। मैंने पूछा, वे कहते हैं कि आवासीय क्षेत्र को गैस रिसाव के कारण खाली कराया गया था, बहुत खतरनाक है और किसी को भी पास जाने की अनुमति नहीं है। वे कहते हैं कि राजमार्ग की मरम्मत चल रही है, लेकिन क्या तुमने कभी सड़क की मरम्मत देखी है जिसमें उस पर ही एक दीवार बना दी गई हो? वह मरम्मत नहीं, वह एक नाकाबंदी है। और वह पार्क, वे दावा करते हैं कि इसकी मरम्मत चल रही है, लेकिन वह एक पुराना पार्क है जिसकी 1 दशक से अधिक समय से मरम्मत नहीं हुई है। रोहित कुछ हद तक हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि पिंकू इतने परेशान होने के बाद इन मुद्दों की जांच करेगा। तुम बिना किसी कारण के खुद को डरा रहे हो। मरने के लिए क्यों जा रहे हो? क्या होगा अगर तुम उस चीज से दोबारा टकरा जाओ? केशव ने कहा। उस चीज का डर उसके अंदर गहराई से बैठा हुआ था। पिंकू ने जवाब दिया, मैं बस और अधिक समझना चाहता था, तैयार रहने और मानसिक रूप से तैयार रहने के लिए। रोहित मुझसे इस बारे में ज्यादा जानता होगा। जैसा कि उसने कहा, उसने रोहित की ओर देखा। वह इस विषय पर और पूछताछ करना चाहता था। हालांकि रोहित उनके साथ अलौकिक घटनाओं पर चर्चा करने के लिए उत्सुक नहीं था, गुप्तता के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि वह नहीं चाहता था कि वे बहुत ज्यादा जानें। जितना वे जानते उतना ही उन्हें डर और निराशा महसूस होती। अगर वे पागल हो गए तो उनका मानसिक स्वास्थ्य अंततः खराब हो जाएगा, और अगर वे अपनी जान नहीं लेते तो यह एक अच्छा परिणाम होगा। ये पर्याप्त था कि वे पहले से ही पैरानॉर्मल घटनाओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। कविता, तुम बहुत शांत हो, एक शब्द भी नहीं बोल रही हो। क्या तुम हम जैसे अच्छे लोगों के साथ रहने पर दबाव महसूस करती हो? चिंता मत करो, भले ही तुम कई पहलुओं में हमसे अच्छी नहीं हो, हम अभी भी सहपाठी हैं। हम तुम्हें नीचा कैसे दिखा सकते हैं? इस समय केशव कविता की ओर मुड़ा, और तुम रोहित के इतने पास क्यों बैठी हो? कविता की सीट रोहित के ठीक बगल में थी। 20 से अधिक सीटों में से केवल उनकी ही साथ थीं, बाकी बहुत दूर थीं। मैं वास्तव में बात नहीं करना चाहती, बस रोहित के साथ रहना ही काफ़ी है। कविता की आवाज़ लगभग उदासीन थी, उसमें कोई भावना नहीं थी, जो उसके पिछले व्यक्तित्व से एक बड़ा बदलाव था। ठीक है, तो मैं यहाँ एक अकेला कुत्ता बनकर रहूंगा, केशव ने रोहित की ओर एक जटिल नज़र के साथ कहा। काश उसे पता होता कि हीरो बनने पर उसी समय इनाम मिलता है और अगले जन्म में नहीं, तो वह भी सब कुछ जोखिम में डाल देता। वे चारों ने कई बातें की, जैसे कि उनकी वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाएं, लेकिन ज्यादातर बातचीत अलौकिक विषयों के इर्द गिर्द घूमती थी। रोहित ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि ऐसी घटनाएं अधिक बार हो सकती हैं और सतर्क रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर संभव हो तो सोने में निवेश करना समझदारी होगी, जिसकी कीमत में बढ़ोतरी निश्चित है, और अगर संभव हो तो भीड़-भाड़ वाले शहर के केंद्रों से बचना चाहिए। क्योंकि लोगों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, अलौकिक घटनाओं को ट्रिगर करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसलिए शहर के केंद्र में रहना उचित नहीं था। इसके अलावा जयपुर शहर के केंद्र में एक घोस्ट इन्फेंट घूम रहा था। वे कुछ दिन पहले उससे टकराए थे, और कौन जानता है कि वह इन कुछ दिनों में और अधिक लोगों की जान लेने के लिए कहाँ गया। यार, बस इसके बारे में बात करने से मुझे भूख लग रही है। टीशा कहाँ है? उसने कहा था कि वह 10 मिनट में आ जाएगी, लेकिन 10 और फिर 10, आधा घंटा हो गया है। केशव अचानक से परेशान होने लगा। अगर वह इतनी प्यारी नहीं होती तो मैं गुस्से में उसे यकीनन अनाथ कह देता। वह शायद नहीं आ रही है, पिंकू ने कहा। आखिरकार इस तरह की सभा का कोई मतलब नहीं रह गया है। तुम कैसे कह सकते हो कि इसका कोई मतलब नहीं है? कक्षा से हम में से कुछ ही बचे हैं, और हमें इस बात की कद्र करनी चाहिए कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हर कोई अपने रास्ते जा रहा है। अगर हम अब इकट्ठे नहीं होते तो कौन जानता है कि हमें एक दूसरे को दोबारा देखने का मौका मिलेगा या नहीं। केशव ने असामान्य रूप से कुछ बहुत ही सामान्य कहा, लेकिन अगले वाक्य ने हर किसी को उसे मारने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा एक स्थानीय टाइकून के रूप में मेरी पहचान अभी अभी सामने आई है,
अगर तुम लोग नहीं आते तो मैं और किसे दिखावा कर सकता हूँ। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो खाते हैं, रोहित ने कहा। कविता, तुम भी खाओ। मैंने परसों खाया था, कविता ने कहा। परसों? रोहित चौंक गया और उसकी ओर देखा। ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी खाया हो। कविता ने समझाया, मेरे दिल की धड़कन धीमी हो गई है, मेरा चयापचय भी धीमा हो गया है, अब मैं कम और कम खाती हूँ। तुम्हें फिर भी कुछ खाना चाहिए, रोहित ने कहा। ठीक है, कविता ने सिर हिलाया। जब खाना आधा हो चुका था तो टीशा हड़बड़ी में आई। उसने दरवाज़ा खोला, सभी को देखा और जल्दी से माफ़ी मांगी, माफ़ी माफ़ी। सड़क पर एक कार दुर्घटना हुई थी। एक टैक्सी ने एक निजी कार को पीछे से टक्कर मार दी और ड्राइवर सड़क पर लड़ने लगे, जिससे आधा घंटे का ट्रैफिक जाम हो गया। मैं वास्तव में समय पर नहीं आ सकी, तुम सभी को इंतज़ार कराने के लिए। माफ़ी, कोई बात नहीं, तुम बहुत प्यारी हो, हम तुम्हें यकीनन माफ़ कर देंगे, केशव ने मुस्कराते हुए कहा। वैसे ये हैंडसम लड़का कौन है? उसने टीशा के पीछे एक 20 साल के युवा को देखा। यह मेरा चचेरा भाई है, यह मुझे यहाँ तक लाया। वह चिंतित था इसलिए वह साथ आया। उम्मीद है कि तुम लोगों को बुरा नहीं लगेगा, टीशा ने जल्दी से समझाया। बिल्कुल नहीं, केशव ने कहा। युवक मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं अनमोल हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, सहपाठी? ये कौन सा ज़माना है कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका संयुक्त उपनाम अनमोल है? यह इसे इतना भव्य बनाता है। इसके अलावा तुम एक बाहरी व्यक्ति हो और हमारे बचे हुए लोगों की सभा में शामिल होने के लिए तुम बहुत बेशर्म हो। केशव ने अपनी भौहें उठाईं और खड़े होकर कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं यश चोपड़ा हूँ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अनमोल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या सच में ऐसे अजीब नाम होते हैं? यह आलू वालिया है, केशव ने पिंकू की ओर इशारा किया। यश चोपड़ा, तुम्हें मेरा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, मैं आलूवालिया अपना परिचय खुद दे सकता हूँ, पिंकू ने कहा। माफ़ी, आलूवालिया, मेरी गलती थी, केशव ने कहा। रोहित ने एक भौं उठाई। तुम दोनों सोचते हो कि तुम इतने शानदार हो। ये धूमकेतु है और उसके बगल में जग्गू है, हालांकि वह वास्तव में सांवली नहीं है, केशव ने कहा। यार, तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है ना? अनमोल लगभग कसम खा बैठा। पहले तो उसे वास्तव में विश्वास हो गया था कि उसका नाम यश चोपड़ा था। मैं बहुत भोला था, फिर भी रोहित को सीधे उनकी ओर देखना कुछ हद तक असहनीय लगा। वह वास्तव में केशव का मुकाबला नहीं कर सकता था, अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्मिंदा था और अपना सिर झुकाकर खा पी रहा था। लेकिन जब वह ईमानदारी से अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो उसने अचानक पास की एक मेज़ पर एक सेट देखा जो इस्तेमाल किया गया था, जिसके बगल में कुछ बचा हुआ भोजन था। उस जगह पर कुर्सी को पीछे हटा दिया गया था, जैसे कि कोई वहां बैठकर खा रहा हो। लेकिन चारों ओर देखते हुए केशव, पिंकू और उसके बगल में कविता थे। खुद को मिलाकर ये 4 सेट इस्तेमाल किए गए बर्तनों के थे। लेकिन वह अतिरिक्त 5वां सेट किसका था? आखिरकार टीशा और उसका चचेरा भाई अभी अभी पहुंचे थे। एक पल के लिए उसका मूल रूप से शांत मूड अनैच्छिक रूप से तनावग्रस्त हो गया। रोहित को स्पष्ट रूप से याद था कि जब वे इस निजी कमरे में आए थे तो व्यंजन अभी तक परोसे नहीं गए थे और उनके सामने किसी और ने यहाँ खाना नहीं खाया था। इसका मतलब है कि इस 5वें सेट के बर्तनों का इस्तेमाल उनके कमरे में प्रवेश करने के बाद किया गया था। लेकिन यह असंभव था क्योंकि वह पूरे समय देख रहा था। केशव ने पहले जो कहा था कि वह दर्पण के सामने पूरी शाम पत्थर कागज कैंची खेल रहा था, उसे याद करते हुए उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। अध्याय 131, रेस्टोरेंट में एक समस्या। 4 लोग, 5 सेट चॉपस्टिक, क्या हम एक और अलौकिक घटना का सामना करने के लिए इतने बदकिस्मत हैं? रोहित की बेचैनी धीरे धीरे एक अकथनीय चिंता में बदल गई। उसने भौहें सिकुड़ी और निजी कमरे के चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे किसी भी दूसरे रेस्टोरेंट में होता है, कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। लेकिन कभी कभी अलौकिक घटनाओं का दिखना सिर्फ सतह के बारे में नहीं होता। हुआंगगंग गांव की घटना इसका प्रमाण थी। ये सतह पर शांत लग रहा था, लेकिन इसके नीचे एक बड़ा आतंक छिपा हुआ था। वह दूसरों से स्थिति की पुष्टि करने के लिए पूछना चाहता था। हालांकि शब्द उसके होंठों पर रुक गए। अगर यह वास्तव में एक अलौकिक घटना थी तो केशव और अन्य लोगों से पूछना कोई फायदा नहीं होता, वे केवल साधारण लोग थे और कुछ भी हल नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा नहीं था तो ये केवल एक मजाक होगा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सतर्क रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका रेस्टोरेंट छोड़ना होगा। ठीक है केशव, क्या तुम हमें केटीवी में गाने के लिए नहीं कह रहे थे? हम खा चुके हैं, चलो अब चलते हैं, रोहित ने अचानक कहा। अपने शब्दों पर ध्यान दो, धूमकेतु। क्या केशव, मुझे मेरे पूरे नाम यश चोपड़ा से पुकारो, केशव ने गंभीरता से कहा। और अभी टीशा अभी अभी आई है और मुझे अनमोल से कुछ बातें करनी हैं। चलो केटीवी बाद में चलते हैं, टीशा ने कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं पहले ही खाना खाकर आई हूँ। अगर तुम लोग मज़े करना चाहते हो तो जाओ। ये सही नहीं है,
हम अभी अभी बड़े चचेरे भाई से मिले हैं और स्वाभाविक रूप से कुछ पारिवारिक मामलों पर बात करने की ज़रूरत है। वैसे बड़े चचेरे भाई अनमोल परिवार क्या करता है? क्या यह एक छिपा हुआ अति अमीर परिवार हो सकता है जिसकी दौलत राष्ट्रों का मुकाबला करती है? केशव ने कहा, यह थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन यश चोपड़ा परिवार बुरे दौर से गुजर रहा है। हम बस कुछ अरबों रुपये के निर्माण परियोजनाओं का प्रबंधन करते हैं। मेरा दोस्त यहाँ धूमकेतु अलग है। वह शहर में छिपा हुआ एक शक्ति घर है। तुम्हें उसके साथ बात करते समय सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं उसे बहुत सम्मान देता हूँ और अगर तुम गलती से उसे नाराज़ कर देते हो तो एक ही परिवर्तन के साथ वह तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर सकता है। अनमोल का चेहरा काला पड़ गया। यह उसकी गलती नहीं थी कि उसके नाम में एक संयुक्त उपनाम था। क्या उसे इस तरह से निशाना बनाना ज़रूरी था? तुमने बहुत ज़्यादा उपन्यास पढ़े होंगे, और इसके अलावा क्या मैंने इस सहपाठी को नाराज़ किया है? नाराज़ किया? हमारी बचे हुए लोगों की क्लास रियूनियन के दौरान तुम किस तरह की ताक दिखा रहे हो? केशव ने एक तिरछी नज़र डाली। उसका चेहरा तिरस्कार और असंतोष से भरा था। रोहित ने कहा, चलो कुछ विषयों को बाद के लिए बचाते हैं। हमने पर्याप्त खा लिया है, अब हमारे जाने का समय है। कोई जल्दी नहीं, मैं भाई अनमोल के साथ ताकतवर व्यक्तियों के बीच एक बातचीत करना चाहता हूँ, केशव ने कहा। पिंकू ने भी सिर हिलाया और कहा, टीशा तुम खाना जारी रखो। केशव और मैं तुम्हारे चचेरे भाई से थोड़ी देर में मिलेंगे। मेरे पास इन जैसे सहपाठियों का झुंड कैसे हो सकता है? उनमें से कोई भी सामान्य नहीं है, टीशा ने सोचा, शर्मिंदा महसूस करते हुए। अगर उसके परिवार को उसके सहपाठियों के व्यवहार के बारे में पता चलता तो वे यकीनन मजाक का पात्र बनेंगे। एक पल रुको, क्या तुम सभी को नहीं लगता कि यह रेस्टोरेंट नहीं बल्कि यह निजी कमरा थोड़ा अजीब है? रोहित ने अपनी चिंता जाहिर की। इसमें क्या गलत है? इसमें कोई समस्या नहीं है, पिंकू ने उलझन में कहा। उसी क्षण केशव अचानक खड़ा हो गया। तुम सही हो, मुझे भी लगता है कि कुछ अजीब है। चलो अब चलते हैं। रोहित एक पल के लिए रुक गया। क्या केशव अपने बेफिक्र स्वभाव के साथ भी इस निजी कमरे के बारे में कुछ असामान्य देख सकता था? चलो गाने चलते हैं, केशव ने तुरंत कहा। फिर अप्रत्याशित रूप से निर्णायक और तेजी से उसने बिल का भुगतान किया और चला गया। हम एक अच्छा भोजन कर रहे थे, अचानक जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? मैंने अभी तक पेट भरकर नहीं खाया है, पिंकू ने रास्ते में कहा। केशव ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में एक समस्या है। तुमने भी ध्यान दिया? लगता है मुझे तुम्हें अलग तरीके से देखना होगा। मुझे लगा कि तुम वीडियो गेम खेलने के अलावा किसी काम के नहीं हो, रोहित ने कुछ हद तक स्वीकृति देते हुए कहा। केशव ने आश्चर्य से कहा, मुझे कोई समस्या नजर नहीं आई। खाना स्वादिष्ट था, मैं और खाना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अगर तुमने कुछ ध्यान नहीं दिया तो जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? रोहित ने पूछा। क्या तुम ही वह नहीं थे जिसने कहा था कि वह रेस्टोरेंट संदिग्ध है? अगर तुम कहते हो कि यह संदिग्ध है तो यह संदिग्ध ही होगा, केशव ने कहा। चूंकि यह संदिग्ध है, चलो बस वहां ना खाएं। ये सिर्फ एक भोजन बर्बाद हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी यह मालिक कल से काम पर जा रहा है और उसके बाद बहुत पैसा होगा। टीशा ने पूछा। रोहित, तुम्हें अभी क्या समस्या मिली? खाने में एक मक्खी मिली होगी, केशव अपने बगल में अनमोल को देखते हुए बोला। अनमोल ने एक काले चेहरे के साथ जवाब दिया, अगर तुम बोलना चाहते हो तो बोलो, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे कुछ गलत नहीं है? क्या मैं बस तुम्हारे सुंदर चेहरे की तारीफ नहीं कर सकता? केशव ने कहा। शुरू में निजी कमरे में केवल हम 4 लोग थे, लेकिन भोजन के बीच में टीशा और अनमोल आए, फिर भी वे नहीं बैठे। और मैंने मेज पर एक 5वां सेट देखा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस कमरे में कुछ अजीब है? तुम्हें यह महसूस करना चाहिए, वेटर के अलावा कोई 5वां व्यक्ति कमरे में नहीं आया था, लेकिन वेटर बाहर बैठकर कैसे खा सकता है? रोहित ने कहा। यार, मुझे पता था कि उस कमरे में एक डरावनी भावना थी। मुझे लगा कि यह सिर्फ ऐसे बड़ी ही चालू था। पता चला कि वह जगह भूतिया है। केशव लगभग डर से कूद पड़ा। नहीं, टीशा ने अपना मुंह ढांक लिया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रोहित ने कहा, हम निश्चित नहीं हो सकते कि यह एक अलौकिक घटना है, लेकिन हम इसे पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते। मैंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया क्योंकि मुझे डर था कि तुम घबरा जाओगे और गड़बड़ी कर दोगे, संभवतः अनजाने में एक अलौकिक घटना को ट्रिगर कर दोगे। चूंकि तब कुछ नहीं हुआ, जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता, आगे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम बस ऐसे ही कार्य कर सकते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ और रेस्टोरेंट छोड़ सकते हैं। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। भूतिया। चचेरे भाई अनमोल ने यह सुनकर ठहाका लगाया। तुम सभी के गंभीर चेहरों को देखकर मुझे हंसी आती है। तुम सभी कितने साल के हो और तुम अभी भी ऐसी चीज़ों में विश्वास करते हो? सिर्फ इसलिए कि वहाँ एक अतिरिक्त सेट था, तुम सोचते हो कि होटल भूतिया है? तुम्हारी कल्पनाएं बहुत समृद्ध हैं, उपन्यास न लिखना शर्म की बात है। चचेरे भाई, रोहित हमारी देखभाल कर रहा है, और क्या होगा अगर यह सच है?
तुम्हें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, टीशा ने कहा। सही है, तुम्हारे चचेरे भाई की बुद्धिमत्ता के साथ वास्तव में कुछ चीजें हैं जिन्हें उसे समझाना बहुत मुश्किल होगा। केशव ने कहा, हम बेवकूफ़ों के साथ बहस नहीं कर सकते, नहीं तो वे हमें अपने स्तर तक खींच लेंगे और फिर अनुभव से हमें हरा देंगे। पिंकू ने भी हंसा, अनमोल, तुम्हारे लिए कुछ चीज़ों पर विश्वास करना बेहतर है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारी पूरी कक्षा में 40 कुछ छात्रों में केवल हम साथ ही क्यों जीवित हैं? तथ्य झूठ नहीं बोलते। तुम सही हो कि तथ्य झूठ नहीं बोलते, लेकिन मैं विज्ञान पर अधिक भरोसा करता हूँ, अनमोल ने अप्रसन्नता से जवाब दिया। भूतों और जिन की कहानियां सिर्फ बकवास हैं। रोहित परेशान नहीं था, उसने बस कहा, कोई बात नहीं, हम असहमत हैं। अलौकिक घटनाओं पर विश्वास करना वास्तव में मुश्किल है अगर उन्हें सीधे तौर पर न देखा जाए, और दशकों से पोषित एक विश्वदृष्टि को बदलना इतना आसान नहीं है। ऐसे तुच्छ मामले पर बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि आज हमारी आखिरी सभा है। शायद भविष्य में कोई और क्लास रियूनियन नहीं होगी, तो चलो बस मज़े करते हैं। उसने अनमोल को गलत नहीं माना। ये सोचने का सामान्य तरीका था, बहुत सामान्य, क्योंकि अलौकिक घटनाएं अभी भी केवल छोटे पैमाने पर हो रही थीं और एक पूरी तरह से बेकाबू स्थिति तक नहीं पहुंची थीं। भूतों और आत्माओं में विश्वास अभी भी मुख्यधारा नहीं था, जो सिर्फ एक शहरी किंवदंती और कुछ हलकों के भीतर घूमने वाली कहानियां बन गया था। वैसे भी ये ठीक है अगर अब कुछ नहीं हुआ। ओह, वैसे तुमने पहले उल्लेख किया था कि तुम प्रांत के बाहर पढ़ाई करने जा रहे हो, क्या ये सच है? उसने फिर से पूछा। टीशा ने सिर हिलाया। हाँ, स्कूल को बंद कर दिया गया है, लेकिन मुझे अभी भी पढ़ाई करने की ज़रूरत है ना? मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अपने गृहनगर वापस जाने की योजना बना रही हूँ। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में बस कुछ ही महीने बचे हैं। तुम वास्तव में कॉलेज जाने के बारे में सोच रही हो? केशव की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं अब और एक स्कूल में कदम रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तुम वास्तव में बहादुर हो। अगर मैं कॉलेज नहीं जाती तो मैं और क्या कर सकती हूँ? टीशा ने लाचारी से कहा, मेरा परिवार भी उस विचार से सहमत नहीं है। तुम्हारा परिवार वास्तव में शिक्षा को महत्व देता है, सभी शिक्षित लोग। केशव ने एक अंगूठा दिखाया। जब समूह बात कर रहा था, उस रेस्टोरेंट के निजी कमरे में जहां वे थे, वेटर ने मेज को साफ किया, फिर बत्तियां बुझाईं और कमरे से बाहर चला गया। जिस क्षण निजी कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, धीरे धीरे कम हो रहे गैप के माध्यम से कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि कोई उस जगह पर बैठा हुआ था जहां पांचवां सेट रखा गया था, पूरी तरह से स्थिर, धुंध में डूबा हुआ। उसकी विशेषताएं अदृश्य थीं। धमाका टिल्ड। दरवाज़ा धीरे से बंद हो गया, फिर भी अचानक अंदर से बर्तनों के इस्तेमाल होने की आवाज़ आई। चैप्टर 132, द इंट्रूडर। नमस्ते, नमस्ते, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? निजी केटीवी कमरे में केशव ने आवाज़ की जांच करने के लिए माइक्रोफोन उठाया। सबसे सक्रिय सदस्य के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से माइक्रोफोन पर एकाधिकार करने की भूमिका निभाई। कमरे में पहले हुई अजीब स्थिति को सभी ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए कोई डर नहीं था। इसके अलावा एक जीवंत मनोरंजन स्थल में समूह के साथ होने से कई लोगों की उपस्थिति ने भूतों के किसी भी डर को खत्म कर दिया था। तुम बस वही करते हो जो तुम्हें करना है। क्या तुम सच में अब ठीक हो? रोहित ने अपने बगल में कविता की ओर देखा। शुरू से ही वह बहुत कम बोली थी और वह जहां भी थे उसका पीछा कर रही थी। कभी कभी अनजाने में संपर्क के दौरान वह उसकी त्वचा की ठंडक महसूस कर सकता था। जैसे ही वह बैठा, कविता उसके पास झुक गई। एक तरह की अंतरंगता थी जो गहराई से प्यार में होने जैसी थी, लेकिन उसके भावहीन चेहरे से वह भावना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं ठीक हूँ, ये हमेशा से ऐसा ही रहा है, कविता ने कहा। मैं शारीरिक लक्षणों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी आत्मा में बदलाव के बारे में बात कर रहा हूँ, रोहित ने कहा। कविता ने थोड़ी उलझन के साथ उसकी ओर देखा। मेरी आत्मा में बदलाव? नहीं, मैं बहुत सामान्य महसूस करती हूँ, किसी भी दूसरे समय से ज्यादा। जब तुम ऐसा कहती हो तो ये बिल्कुल सामान्य नहीं है, रोहित ने मन ही मन सोचा। वह जानता था कि एक बुरी आत्मा का किसी व्यक्ति पर सबसे भयानक प्रभाव शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक था। वह अतीत की तुलना में खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस कर सकता था, फिर भी यह बदलाव इतना स्वाभाविक था कि यह अचानक नहीं लगा। रोहित, क्या मैं भविष्य में हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? अचानक कविता ने ये पूछा। रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं, हैरान, इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ होने पर विशेष रूप से सहज महसूस करती हूँ। जब मैं तुम्हारे बगल में नहीं होती तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर में कुछ गलत है, कभी कभी जैसे कि यह मेरे नियंत्रण में नहीं है, और मैं थोड़ी अजीब हो गई हूँ, कविता ने धीरे से कहा। तुम्हारी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगती हैं, रोहित ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यह चीज़ तुम्हें प्रभावित कर रही होगी, तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कविता ने कहा।
क्या शरीर मन को नियंत्रित करता है या मन बदल गया है और शरीर को प्रभावित किया है? किसी भी मामले में मैं अभी भी मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या तुम वर्तमान में मुझे पसंद नहीं करते? रोहित एक पल के लिए दंग रह गया, उसे यह नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है, लेकिन केवल इतना कहा, मुझे तुम्हारी यह स्थिति पसंद नहीं है, लेकिन मेरे साथ रहने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, केवल नुकसान होगा। तुम्हें अपने माता पिता के प्रति और अधिक फर्ज निभाना चाहिए, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ दिया है और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के हकदार हैं। हम, कविता ने धीरे से गुनगुनाया और फिर खामोश हो गई। वह हमेशा की तरह ठंडी रही। एक घोस्ट स्लेव के रूप में उसकी पहचान का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। यह उसके शरीर से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह उसकी मानसिक स्थिति में घुस गया था, और यह अपरिवर्तनीय था। आज इस दुर्लभ सभा के दिन मेरे पास, केशव, तुम सभी के लिए एक गाना है। हमारे 3 साल की संगति के गौरवशाली वर्षों को याद करने के लिए, केशव ने उस समय माइक्रोफोन पकड़कर कहा। पिंकू, सबसे अच्छा है कि तुम उसे गाने न दो, रोहित ने अचानक कुछ याद आने के बाद कहा। क्यों, क्या उसका गाना इतना खराब है? रोहित ने कहा, यह बिल्कुल खराब नहीं है, बस यही कि उसने गाना सीखने का जो तरीका इस्तेमाल किया वह सब गलत था। ये लड़का वास्तव में कैंटोनीज गाने गाना पसंद करता था, लेकिन क्योंकि वह कैंटोनीज में अच्छा नहीं था, उसने मंदारिन लिप्यंतरण ट्रांसलिटरेशन का इस्तेमाल किया। नतीजतन, हालांकि उसने गाना सीख लिया, उसकी कैंटोनीज उच्चारण गलत थी, जिससे यह अजीब लगता था। उसके अपने शब्दों में, ये केशव शैली का गायन तरीका था। झोंक शेंग हाओ की गोइजिया दिए शेंगहाओ इंता शेन मिंग नेई। जैसे ही एक शुरुआती धुन शुरू हुई, केशव ने माइक्रोफोन लिया और एक गहरी आवाज में गाया। हाँ, काफी अजीब। पिंकू को अपनी खोपड़ी पर एक झुंझुनी महसूस हुई। रोहित मानसिक रूप से तैयार था। वैसे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, ये घोस्ट मास्टर कौन है? अचानक पिंकू पास आया और एक धीमी आवाज में पूछा, क्या यह आपराधिक जांचकर्ता रोगो के जैसा ही व्यक्ति है? और तुम हमें उस समय स्कूल से कैसे बाहर लाए? क्या तुम भी एक घोस्ट मास्टर हो? ये सवाल सुनकर रोहित ने आश्चर्य से एक भौं उठाए। क्या पिंकू की अलौकिक घटनाओं की जांच घोस्ट मास्टर की अवधारणा को छूने लगी थी? ये कहा जाना चाहिए कि दृढ़ संकल्प के साथ कोई कुछ सफलता हासिल कर सकता है, खासकर ये देखते हुए कि वह एक साधारण छात्र के रूप में जांच कर रहा था। अगर तुम्हारे लिए इस बारे में बात करना असुविधाजनक है तो कोई बात नहीं। रोहित ने सिर हिलाया और कहा, यह असुविधाजनक नहीं है, बस यही कि कुछ चीज़ें चारों ओर नहीं फैली हैं। बहुत ज़्यादा जानने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन चूंकि तुमने पूछा है, मेरे लिए तुम्हें थोड़ा बताना ठीक है। एक घोस्ट स्लेव वह व्यक्ति है जो एक बुरी आत्मा को नियंत्रित करता है। ये लोग आमतौर पर अलौकिक घटनाओं से निपटते हैं। भविष्य में इस तरह के लोगों से दूर रहना बेहतर है। वे बहुत खतरनाक हैं। भूत उतने सरल नहीं है जितना तुम कल्पना करते हो। स्कूल के बारे में सच्चाई उन सभी चीज़ों से कहीं ज़्यादा भयानक है जिनसे तुम पहले टकराए हो। ये वास्तव में हमारी खुशकिस्मती है कि हम अभी भी जिंदा हैं। बुरी आत्माओं से निपटना। पिंकू ध्यान से सुन रहा था जब उसने अचानक पूछा, क्या घोस्ट स्लेव बनने का कोई तरीका है? तुम घोस्ट स्लेव क्यों बनना चाहोगे? रोहित ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या जिंदा रहना अच्छा नहीं है? पिंकू ने कहा, मुझे हाल ही में बुरे सपने आ रहे हैं और मुझे लगता है कि भूत कहीं भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं एक घोस्ट स्लेव बन जाता हूं तो मैं इस चीज़ की छाया से बच सकता हूं। तुम गलत हो। एक बार जब तुम एक घोस्ट स्लेव बन जाते हो तो तुम अपना बाकी जीवन एक बुरे सपने में जियोगे। ऐसी चीज़ों को खोजने के लिए उत्सुक मत बनो, वे बहुत दर्दनाक हैं, रोहित ने कहा। मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। रोहित ने कहा, यह इस बारे में नहीं है कि तुम इसे संभाल सकते हो या नहीं, बल्कि इस बारे में है कि तुम जिंदा रह सकते हो या नहीं। एक बुरी आत्मा को नियंत्रित करना बेहद जोखिम भरा है। क्या तुम एक साधारण व्यक्ति के रूप में अलौकिक घटनाओं से बचने का आत्मविश्वास रखते हो? यदि नहीं, तो मैं तुम्हें ऐसी सोच को छोड़ने की सलाह देता हूँ। मैं इस पर विचार करूंगा। क्या तुम जानते हो कि घोस्ट स्लेव कैसे बना जाए? पिंकू ने जोर दिया। जो मैं अब देखता हूँ, घोस्ट स्लेव बनने का कोई तरीका नहीं है, ये सिर्फ एक दुर्घटना है। रोहित ने कहा, ये लोग दुर्घटना से बनाए जाते हैं। दुनिया भर में अरबों लोगों और अलौकिक घटनाओं के होने के साथ, हालांकि दुर्घटना की संभावना कम है, फिर भी कुछ बदकिस्मत व्यक्ति हैं जो विशाल जनसंख्या के कारण घोस्ट स्लेव बन जाते हैं। वह भी बहुत उत्सुक था कि घोस्ट स्लेव कैसे बनते हैं। इंसान भयानक भूतों को नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि वे बस भूतों द्वारा मार दिए जाएंगे। इंसान केवल ऐसे भूतों को नियंत्रित करके घोस्ट स्लेव बन सकते हैं जो ठीक नहीं हुए हैं और बड़े नहीं हैं। लेकिन उन तरह के भूतों को उनके बढ़ने से पहले खोजना असंभव है। तो अभी के लिए ऐसा लगता है कि यह केवल दुर्घटना और संयोग से होता है। भले ही संभावना 1 लाख में से एक हो, 10 लाख लोगों के शहर में फिर भी लगभग 10 घोस्ट स्लेव होंगे।
लेकिन रोहित का मानना था कि अलौकिक घटनाओं में वृद्धि के साथ दुर्घटना से बनाए गए घोस्ट स्लेव की संख्या भी बढ़ेगी। एक घोस्ट स्लेव बनना बदकिस्मत क्यों माना जाता है, न कि भाग्यशाली। उन्होंने असाधारण शक्तियां हासिल कर ली हैं, जैसे उपन्यासों में नायक। वास्तव में मैं तुमसे कुछ हद तक ईर्ष्या करता हूं, पिंकू ने कहा। उपन्यासों में नायक बहुत आसानी से शक्ति प्राप्त करते हैं, जैसे कि यह नियति द्वारा पूर्व निर्धारित है। यकीनन ये ईर्ष्या योग्य है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम्हें ऐसी चीज़ों के लिए अपनी जान देनी होगी, और फिर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। भले ही तुम भाग्यशाली हो और इसे हासिल कर लो, तुम हर दिन मौत और आतंक के कगार पर जीते हो। लागत बहुत ज्यादा है, रोहित ने कहा। वह पिंकू की सोच को समझने लगा। रहस्यमयी शक्तियां हमेशा कुछ लोगों को आकर्षित करती हैं, लेकिन वे लोग केवल लाभ देखते हैं और ऐसी शक्तियों के परिणामों पर कभी विचार नहीं करते। हालांकि तुम ऐसा कहते हो, अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं यकीनन एक घोस्ट स्लेव बन जाऊंगा। मैं स्कूल में अन्य छात्रों की तरह मरना नहीं चाहता, जैसे चींटियां। मैं एक ऐसे तरीके से जीना चाहता हूं जिसका मूल्य हो, पिंकू ने कहा, मेज पर एक बियर के लिए पहुंचते हुए इसे खोला और इसे नीचे तक पी गया। मैं यह नहीं कह सकता कि तुम्हारी पसंद गलत है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, रोहित ने शांति से कहा। मुझे पता है। इस समय केशव अभी भी गहराई से गा रहा था। गीत ने रोहित की खोपड़ी को झुनझुनी कर दिया। तुम सही हो, हमें केशव को गाना जारी रखने नहीं देना चाहिए था, पिंकू उसके पहले के बयान से सहमत हुआ। लेकिन जब रोहित ने मेज पर बियर की 7 बोतलें देखीं, तो वह फिर से जम गया। उसे याद था कि केटीवी इवेंट प्रति व्यक्ति एक बियर की पेशकश कर रहा था। अपने और अपने चचेरे भाई अनमोल को मिलाकर वहां केवल 6 लोग थे। तो 7 बोतलें क्यों थीं? यह ऐसा है जैसे एक अतिरिक्त गैर मौजूद व्यक्ति कहीं से भी प्रकट हो गया हो। पहले रेस्टोरेंट में एक अतिरिक्त जोड़ी चॉपस्टिक मिली, अब यहाँ एक अतिरिक्त बियर है। ये यकीनन सिर्फ एक संयोग नहीं है। रोहित की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह अचानक खड़ा हो गया। एक संयोग ही काफ़ी है। अगर ये 2 बार होता है तो इसका मतलब है कि कुछ उनके समूह में घुस गया है। और जो भयानक है वह यह है कि उनमें से कोई भी इससे अवगत नहीं है। एक घोस्ट स्लेव की गहरी जागरूकता ने उसे सबसे पहले इसका एहसास कराया।